नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त है हमारे खास बुलेटिन अपनू उत्तराखंड का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में मौसम के गंभीर मिजाज को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे के कारण सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि मौसम सामान्य होते ही यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून पांवटा साहिब हाईवे पर हाल ही में बने नए पुल का हिस्सा ढहने की घटना को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। दी गई है, किस तरह श्रद्धालुओं को अपील करेंगे ताकि इस समय मौसम का अलर्ट आया है और जगह जगह पर क्योंकि बहुत सारी जगह पर भूस्खलन हो गया है, कहीं बहुत ज़्यादा प्रातःकाल से ही, जैसे उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी है, इन सब लगातार बारिश हो रही है। इसलिए यात्रा को यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया गया। जैसे मौसम ठीक होगा फिर से यात्रा। सर, नंदा की चौकी में जो पुल अभी कुछ दिनों पहले ही बना था, क्या जांच हो गई है उसकी? देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच, कोई भी किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। ठीक है सर। पार्लियामेंट चल रही। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 42 नवनियुक्त विशेष शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भूमिका केवल नौकरी तक सीमित नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य का निर्माण करना है। सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री ने अल्मोड़ा डाइट के जीर्णोद्धार के लिए 13.25 करोड़ और ऐतिहासिक भवन संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की। साथ ही पेपर लीक मामलों पर सख्त कानून और कठोर कार्रवाई की बात भी दोहराई। अभी हम जितने विकलांग बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं या जो स्कूल किसी कारण नहीं जा पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कल 69 टीचरों की नियुक्ति हमने कल गढ़वाल में दी है और आज 42 टीचरों की नियुक्ति यहाँ पे दे रहे हैं। ये टीचर जो है सब्जेक्ट टीचर से अलग रहेंगे और ये खाली उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे की विकलांग हैं। जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनको भी पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा बहुत विकलांग है तो स्कूल में नहीं आ सकता है तो घर जाके भी उसकी पढ़ाई होगी, ताकि कोई भी उत्तराखंड का ऐसा बच्चा नहीं होगा जो स्कूल न पढ़ पाए। और आज चूँकि मैं अल्मोड़ा डाइट में आ रखा हूँ, ये डाइट बहुत पुराना डाइट है हमारा और हम इस डाइट के लिए 13 करोड़ 25 लाख रुपए दे रहे हैं। ये जो पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे, इसके लिए भी 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए खेल के लिए भी यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि सारा सामान भी दे रहे हैं। यहाँ पे ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा और एक उत्तराखंड में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। समाज कल्याण राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि संत रविदास का समरसता और समानता का संदेश आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लागू समान नागरिक संहिता को सामाजिक समानता की दिशा में अहम कदम बताया। 29 जुलाई को वाराणसी से पवित्र कलश यात्रा रवाना होगी, जिसका 30 जुलाई को हरिद्वार बॉर्डर पर मुख्यमंत्री स्वागत करेंगे। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पूरे संसार के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का एक दल हमारे कैबिनेट मंत्री खजानदास जी के नेतृत्व में, मैं उसमें खुद शरीक रहूंगा,
गुरु रविदास जी की जन्मस्थली बनारस जाएगा। अभी उसकी आज ही शुरुआत हो रही है और फिर 30 तारीख को हरिद्वार बॉर्डर पर आकर के, देवभूमि बॉर्डर पर आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी उस कलश को रिसीव करेंगे और कलश लेकर के चुडियाला गांव में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मंदिर पर कलश स्थापित। तो ये जानकारी जो है रविदास जी की जयंती को लेकर दी गई है। उनकी 650वीं जयंती ये है और इसको लेकर तमाम तैयारियां उत्तराखंड में जोरों पर हैं, जिसको लेकर अभी मंत्री देशराज कर्णवाल ने भी जानकारी दी कि जो कलश यात्रा है वो वाराणसी से शुरू होगी और उत्तराखंड में उसके लिए मुख्यमंत्री जाएंगे, उसका स्वागत करेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेताओं के साथ भी एक जो है वो दल रवाना होगा जो मुख्यमंत्री के साथ रहेगा। और देशराज कर्णवाल जो राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड में, उन्होंने ये भी कहा कि उस दल के साथ वो भी मौजूद रहेंगे। और बता दें कि उत्तराखंड में संत रविदास जी का एक अलग ही महत्व है। उनके आध्यात्मिक और उनके तमाम योगदानों को देखते हुए उनकी जयंती को खास रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर अभी तैयारियां जोरों शोरों पर उत्तराखंड के अंदर चल रही हैं। और राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने भी उसी को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जो कलश यात्रा है वो वाराणसी से निकलेगी, जिसका स्वागत उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दूसरे चरण पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कड़ा तंज कसते हुए कहा कि जनता तो कांग्रेस का परिवर्तन पहले ही कर चुकी है, ऐसे में पार्टी अब किस नए बदलाव की बात कर रही है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस आज धीरे धीरे डायनासोर की प्रजाति की तरह समाप्त हो रही है। भाजपा का दावा है कि प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट है और कांग्रेस केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कभी विरोधी रहे दलों का सहारा ले रही है। कांग्रेस का तो परिवर्तन पूरी तरह से देवतुल्य जनता ने कर ही दिया। अब किस प्रकार का परिवर्तन ये और करना चाहते हैं, ये खुद क्यों नहीं समझ पा रहे कि डायनासोर की प्रजाति की तरह ये धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं। तो अब ये कैसा परिवर्तन की राह को दिखाना चाह रहे हैं। पूरी जगह एकदम सुख और समृद्धि की बयार चल रही है। सभी देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश नजर आ रही है। इनको इस मुकाम पर लाकर जनता ने बैठा दिया है कि इनको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है, उन पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है जो पार्टियां इन्हें मंच से अच्छी गालियां प्रदान करती थी। आज इनको बैसाखी का सहारा उन्हीं पार्टी से लेना पड़ रहा है। तो ये इनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्ति के कगार पर है। उसी का परिवर्तन ये और देखते हैं कि इस प्रकार से कर सकते हैं। इनकी पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी को डुबोने का पूरा अच्छा प्रयास करते चले आ रहे हैं। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने कागड़ी स्थित एक डेयरी पर बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने छापेमारी कर मौके से करीब 50 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया। जांच में सामने आया कि ये पनीर दूध पाउडर और फॉरेन फैट मिलाकर बिना उचित अनुमति के बनाया जा रहा था। टीम ने खाद्य सुरक्षा के नमूने प्रयोगशाला भेज दिए हैं और करीब 49 किलो अमानक पनीर को मौके पर ही नष्ट करवा दिया। इस गंभीर मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत डेयरी संचालक और उसके भाई को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल हमें सूचना मिली थी कि एक पनीर निर्माण इकाई चल रही है, जिसमें शिकायत के आधार पर हमारी टीम वहां पर पहुंची, जिसमें कि पुलिस जो हमारे श्यामपुर थाने की पुलिस थी, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब थे, हमारी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम थी। मौके में जाके हम लोगों ने निरीक्षण किया, जो भी वहाँ कमियां पाई गई उसके नोटिस जारी किया और 2 सैंपल जांच के लिए भेजी। और जो वहाँ पे पनीर था जो स्वस्थ स्थिति में नहीं था, जो कि निर्माण इकाई में गंदगी बहुत पाई गई थी, और उस हिसाब से उसको डिस्ट्रॉय हमने मौके पर ही कर दिया था। कितना पनीर था? लगभग 50 किलो पनीर के आसपास था, जिसमें से कि हमने 1 किलो के सैंपल भेजा था। 49 केजी लगभग हमने डिस्ट्रॉय किया मौके पर। जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है, मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और मिलावट से काफ़ी मुनाफा कमाते हैं। इसी को लेकर पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक
डेयरी पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को 50 किलो पनीर मिला। टीम ने पनीर का सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेज दिया है और 49 किलो पनीर मौके पर ही नष्ट कर दिया है। और इसके साथ ही टीम ने डेयरी संचालक के मालिक को संचालक को नोटिस भी भेज दिया है। जैसे जैसे कांवड़ यात्रा चलेगी मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। इसी को लेकर खाद्य विभाग की टीम पूरी तरह सतर्क है और मिलावटी चीज़ों पर खास निगाह बनाए हुए है। हरिद्वार से कैमरा पर्सन अरहान अहमद के साथ अकील। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र पंत ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और प्रभावी बनाने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए विभाग पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। अस्पतालों का लगातार निरीक्षण कर दवाइयों की उपलब्धता और साफ सफाई की समीक्षा की जा रही है। डॉक्टर पंत ने स्पष्ट किया कि दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी और जनहित के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी पहली वो ये है कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अगर थोड़ी सी कहीं भी ख़राब है तो उनको ठीक करा जाए। जैसे जिला अस्पताल में हम गए थे तो जिला अस्पताल में अभी तो ठीक सब पाया गया है। उसके अलावा भी लगातार जिला अस्पताल का भ्रमण करते रहेंगे। इसके अलावा रानीखेत में डायलिसिस मशीन चलाना हमारी पहली प्राथमिकता में है। चौखुटिया अस्पताल में OT हम इस्टेब्लिश कर दिया गया है और चौखुटिया अस्पताल में शीघ्र ही हम जो है चाह रहे हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो जाएं ताकि वहाँ पे जनहित में लोगों को यहाँ अल्मोड़ा या रानीखेत ना आना पड़े। इसके अलावा और भी धौला देवी है, सोमेश्वर है, यहाँ पे भी हमारी पहली प्राथमिकता है कि डॉक्टर अच्छे से काम करें, बाहर की दवाई न लिखें और किसी भी तरह जिस तरह भी हो सकता है अच्छा व्यवहार रखें और लोगों के साथ सामंजस्य बनाते हुए लोगों को। देश दुनिया में अपनी अनूठी सुगंध के लिए मशहूर देहरादून की पारंपरिक दून बासमती एक बार फिर खेतों में लौट रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प और जिला प्रशासन की पहल से दून बासमती के पुनर्जीवन का अभियान गति पकड़ रहा है। साल 2025 में 65 हेक्टेयर में सफल ट्रायल के बाद इस बार 75 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 160 किसान सहसपुर, विकासनगर, रायपुर और डोईवाला में दून बासमती की रोपाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन बीज संरक्षण, गुणवत्ता परीक्षण और ब्रांडिंग पर विशेष जोर दे रहा है। इसके अलावा विकासनगर में सीड बैंक और टेस्टिंग लैब भी स्थापित की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि दून बासमती को फिर से मजबूत पहचान दिलाकर किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दून बासमती एक ऐसा ब्रांड था जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी फेमस ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर दून में अगर हम बात करें देहरादून की वैली में फार्मर्स या कल्टीवेटर्स के लेवल पे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा था और बहुत लिमिटेड नंबर में फार्मर्स इसे उगा रहे थे। तो लास्ट ईयर एक इनोवेटिव प्रैक्टिस या एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कृषि विभाग की तरफ से, जिसमें 65 हेक्टेयर में 2 ब्लॉक्स जो हैं हमारे विकासनगर और सहसपुर, वहाँ पे से स्टार्ट करवाया गया था। एंड देन इस बार हम लोगों ने उसे एक्सपांड करते हुए 75 हेक्टेयर में लगभग 160 किसानों के माध्यम से डोईवाला, रायपुर, विकासनगर और सहसपुर में इसे कैरी फॉरवर्ड किया है और इसे एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। और एक सीड बैंक भी हम लोग विकासनगर में बनवाना चाह रहे हैं या बनाए जाने का प्रोसेस अभी हमारा ऑनगोइंग है। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वापस से इसे इस्टेब्लिश करने और एक देहरादून से दून बासमती का जो एक प्रॉपर कनेक्ट है उसे रिवाइव करने में सक्सेसफुल रहेगा। जैसा कि आपको पता ही है, लास्ट ईयर हमने दून बासमती को पूरे प्रदेश स्तर पे और विश्व स्तर पे इसे प्रमोट करने के लिए हमने दून बासमती का रोपण और उसकी बुआई स्टार्ट करी थी। तो उसमें हमने डिटेल SOP बनाई थी कि कैसे कैसे उसको उगाया जाएगा, कौन सी सीड होगी और उसको कैसे उसको करा जाएगा। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 100+ किसान 65 हेक्टेयर्स में इन्होंने दून बासमती उगाया था और वो डिफरेंट हमारे मार्केटिंग रीप के माध्यम से उसकी मार्केटिंग भी की गई थी और डिफरेंट जगहों पर इसका ख़रीदा भी गया था। इस बार इसको हम कंटिन्यू करते हुए क्योंकि इसको हमें लॉन्ग टर्म करना है, इसको पूरे देश में और प्रदेश में इसको हमें अवेयर कराना है लोगों को इसका कि लोग इसको ख़रीदें।
तो उसके क्रम में इस बार ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक्स में हम रायपुर हो, डोईवाला हो, सहसपुर और विकासनगर हो, इन 4 ब्लॉक जो हमारे जनपद के मैदानी ब्लॉक है, यहाँ पे इसका हम शुरू करा रहे हैं। ऑलमोस्ट 75 to 80 हेक्टेयर्स में ये इस बार खेती की जाएगी और 150 प्लस फार्मर्स इसमें इस बार इसकी खेती करेंगे। इसमें आगे जाके जी हाँ, पिछले वर्ष ये बासमती धान उत्पादन संरक्षण कार्यक्रम जनपद देहरादून में चलाया गया था, जिसके तहत उसमें सहसपुर, विकासनगर के अधिकांश किसान इसमें जुड़े हुए थे और लगभग 65 हेक्टेयर में कार्यक्रम चलाया गया था। जो हमारा धान उत्पादित था उसको रीप परियोजना के सहयोग से 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया था, क्योंकि जो विगत वर्षों में किसानों को मूल्य नहीं मिल पा रहा था वो एक सही दाम किसानों को मिला और इस वर्ष लोग अधिक से अधिक किसान इस पर आकर्षित होकर हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और किसान इस ओर बढ़ रहे हैं। और इसके तहत एक सीड बैंक की तैयारी भी की जा रही है, जो कि विकासनगर में इसको बनाया जाएगा और समूह के माध्यम से री परियोजना के जो समूह बने उनके सहयोग से ये कार्यक्रम चलेगा। जो भी बीज उत्पादन जिला देहरादून किसान एकता समिति से जुड़े हुए हैं हम लोग और जो है करीब 25 से 30 किसान हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये दून परंपरागत जो जैविक हमारा कार्यक्रम है, तो इसमें टाइप 3 बासमती देहरादूनी इसको इस समय सीड के परंपरा के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। और ये इसमें हमारा जो है कृषि विभाग का, कृषि विज्ञान केंद्र का, प्रशासनिक जो है काफ़ी हम लोगों का इसका सहयोग मिल रहा है। और इस कार्यक्रम के लिए जो भी हमको सहयोग की आवश्यकता हो रही है, हम लोग विभाग हमारी मदद करा रहा है और हम धामी जी के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए किसानों को सराहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए महेंद्र भट्ट से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब महेंद्र भट्ट की जुबान फिसली हो। उन्होंने कहा कि अगर महेंद्र भट्ट अपनी टिप्पणी को गलती मानते हुए माफी मांग लेते तो विवाद वहीं समाप्त हो जाता। गणेश गोदियाल ने आगे कहा कि गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे स्वीकार करना भी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर व्यक्ति के मन में जो होता है वही उसकी जुबान पर होता है। इस दौरान उनकी तरफ से चेतावनी भी दी गई कि अगर महेंद्र भट्ट माफी नहीं मांगते हैं तो पार्टी कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से उनके आवास का घेराव करेंगे। मैंने ये बात कही है कि महेंद्र भट्ट जी तत्काल माफी मांगे और ये कहें कि भाई ये मेरी जुबान फिसल गई, जैसे भी जो भी उनको बोलना है बोले। उनका मैंने बयान देखा, उन्होंने अभी ये कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो गलती करो ऊपर से बोलो नहीं मैंने तो गलती की नहीं। भाई ठीक है, इंसान है, गलती हो गई, उसको बताएं। मैंने तो कल ही उनको रास्ता दिखा दिया था। अगर वो थोड़ा भी उनमें अगर विवेक होता तो वो उस विवेक का इस्तेमाल करके मेरे दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ के बात खत्म करते। लेकिन अगर वो ऐसा कहेंगे कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो उन पर लोग हावी होंगे। और मैंने कहा है युवाओं से कि अगर वो नहीं मांगते माफी तो निश्चित रूप में फिर लोकतंत्र में जो होता है वही होगा, उनके घर का घेराव किया जाए। देहरादून महायोजना 2041 के प्रारूप को लेकर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने का एक और मौका दिया गया है। MDDA यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने 28 जुलाई से 4 अगस्त तक विशेष जनसुनवाई आयोजित करने का फैसला लिया है। ये जनसुनवाई ट्रांसपोर्ट नगर स्थित MDDA कार्यालय में रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। इससे पहले 6 से 21 जुलाई तक अलग अलग सेक्टरों में जनसुनवाई कर लोगों की राय ली गई थी। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने नागरिकों से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने सुझाव देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महायोजना 2041 का लक्ष्य विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर देहरादून को आधुनिक, सुव्यवस्थित और जनहितैषी राजधानी के रूप में विकसित करना है। इसका किस तरह की होगी, तो ये सारी प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं? जो हम लोगों ने मास्टर प्लान 2041 तैयार किया था, उसका जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान था उसमें पब्लिक की सुझाव मांगी गई थी और उसमें काफ़ी सुझाव और आपत्तियाँ आई थी। उसी की हम लोगों ने फिर सेक्टर वाइज सुनवाई की कि अगर कोई छोटा है या अपनी बात रखना चाहता है तो मौका देते। तो हर सेक्टर में हमने तिथि और समय और जगह तीनों निर्धारित किया और जाकर के वहाँ स्वयं लोगों से मिले और बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। खास करके
जो देहरादून क्षेत्र में है उसमें हरित क्षेत्र बढ़ाने का, नदियों के किनारे निर्माण को रोकने या तो प्लास्टिक से दूर करने के लिए कहीं कहीं मास्टर प्लान की रूप है तो आबादी को बचने के लिए उसके संबंध में लोग और हटाए गए क्योंकि संभव नहीं है सड़क बनना। इस तरह की कई जो मास्टर प्लान का चुनाव है, कहीं एस लगाने के लिए, कहीं बिजली का सब स्टेशन बनाने के लिए हम सारे विभागों की बैठक कर रहे हैं और विभाग की बाकी जहाँ जो फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन अपड़ो उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।